तो हेलो मित्रों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई तो आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आजकल हम क्लास डालने लगे हैं ना। तो अब बात करेंगे अपन मक्का की। दोस्तों, मक्का क्या होता है, मक्का के बारे में आज अपन जितनी वेराइटीज़ हैं इसके बारे में, कौन कौन से रोग लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो मक्का की पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है अपना मक्का। क्या है? मक्का। ठीक है। तो मक्का का पहले तो करेंगे अपन बॉटनिकल नेम की बात। बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो मक्का को जो वानस्पतिक नाम होगा वो होगा जिया मेज, यानी जिया मेज पर बैठकर मक्का खाती है, तो इसको क्या है? जिया मेज, जिया मेज। ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके कुल की, तो मक्का भी उसी कुल का है जिससे धान आती है, ग्रेमिनी घासकुल या पोएसी। तो आपके लिखा है एनसीईआरटी में पोएसी। ठीक है। और दोस्तों, जो कुल की वीडियो है वो कंप्लीट बना दी गई है, एक एक कुल को ऐसे रटाया कि आप भूलना चाहोगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे। तो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आप देख लेना उसको। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका कुल। कुल के बाद में बात की जाए इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों मैक्सिको है। उत्पत्ति मक्का से मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है। मक्का से क्या हो गया? मैक्सिको होता है ना। तो जो ये उत्पत्ति स्थल है, जितने भी फसल है आपकी, फल हैं, फ्रूट है, या फिर जितने भी जो क्रॉप्स है ना आपकी, उनके सबके उत्पत्ति स्थल भी हमने करा दिए हैं। उसकी भी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। अब बात की जाए बॉटनिकल नेम हो गया, कुल हो गया, उत्पत्ति होगा। अब बात करेंगे इसके महत्व की कि मक्का का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या रोल है इसका, महत्व। तो भैया मक्का होता है, मक्का के पहले तो अपन को मक्का से याद आएगा इसके जो पॉपकॉर्न होते हैं ना वो बनते हैं। दूसरी बात, मक्के के जो भुट्टे होते हैं उनको गर्म करके नींबू लगा करके फिर खाते हैं उनको। ठीक है ना। और तीसरी बात, मक्का में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मतलब कि 76 के आसपास में पाई जाती है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो मक्का का मतलब कि हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। मक्का का आटा होता है उसको भी हम खाते हैं, तो काफ़ी तरीके से मक्का का यूज़ किया जाता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि मक्का में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो कितनी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट इसकी मात्रा पाई जाती है लगभग 76% के आसपास में इसकी मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मक्का में 76% पाई जाती है। और बात की जाए इसके जो टेम्परेचर यानी तापमान कितना रखा जाएगा, यानी किसके लिए आदर्श तापमान कितना रखा जाए? आदर्श तापमान रखा जाए मक्का के लिए, तो कितना रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाए, तो मक्का की फसल फलती फूलती और बढ़िया मक्के का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों मक्का की जलवायु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मक्का का महत्व हो गया है, उसके बाद में करेंगे उसकी जलवायु की बात। तो दोस्तों, मक्का किस जलवायु का पौधा है? जलवायु। ठीक है ना। तो मक्का किस जलवायु का पौधा है? तो दोस्तों, मक्का है वो शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में भी बोया जा सकता है। किसमें? शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में बोया जा सकता है। अब बात की जाए इसके जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना रखा जाए ताकि मक्का अच्छी तरह से फले फूले, तो इसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो यानी कि आदर्श तापमान रखा जाएगा। आदर्श तापमान वो रखा जाएगा 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इसका तापमान रखा जाए, जिससे मक्का की फसल अच्छी तरीके से हमको प्रोडक्शन दे सके। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे इसकी मृदा की, यानी कि मृदा, इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? तो इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। दोमट या बलुई दोमट। यदि आपको किसी क्रॉप की मृदा पूछी गई है नहीं आती है तो आप सीधा ही टेक दो उसमें दोमट या बलुई दोमट मृदा, क्योंकि ये मतलब कि अधिकांश जो फसल होती है ना उसमें यही मृदा ली जाती है। बाकी जो कपास है और धान है इसमें काली मृदा का भी रोल है, बाकी सब में दोमट या बलुई दोमट मृदा आने वाली है। दोस्तों, ये हो गया बॉटनिकल नेम, कुल, उत्पत्ति, महत्व, जलवायु और मृदा। ठीक है ना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? तो ये हो गई अपनी क्या? मृदा, मतलब मृदा तक हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे उन्नत किस्में कौन कौन सी होने वाली है इसकी। ठीक है ना। उन्नत किस्में, तो उन्नत किस्में
दोस्तों इसकी किस्में, एक तो किस्म है शीघ्र पकने वाली और एक है मध्यम या देरी से पकने वाली। दो तरह की किस्में होती है इसकी, और संकर, संकुल और कंपोजिटिव, तीन प्रकार की ये किस्में, इनके बारे में बात करेंगे। तो एक तरफ तो अपन लिख देते हैं मतलब कि मध्य, मतलब शीघ्र पकने वाली, शीघ्र पकने वाली, और दूसरी तरफ लिख देते हैं मध्यम या देरी से पकने वाली, मध्यम या देरी से पकने वाली, देरी से पकने वाली। ठीक है। अब जो शीघ्र पकने वाली किस्में, उनमें जो संकर किस्में, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें संकर किस्में कौन कौन सी है इसकी। ठीक है। तो संकर किस्में कौन कौन सी होंगी दोस्तों इसमें, तो इसमें संकर किस्में होंगी बायो 9637, बायो 9687, 81, बायो 9637, बायो 9681, और एक जो किस्म है वो है HQPM फर्स्ट। तो ये होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन में, यानी कि जो सबसे उत्तम किस्म की जो प्रोटीन पाई जाती है मक्का की, वो इसी किस्म में पाई जाती है। इसमें है हाई क्वालिटी HI। तो यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन में, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात की जाए हाई क्वालिटी प्रोटीन में, यानी सबसे उत्तम किस्म की जो प्रोटीन पाई जाती है वो इसमें पाई जाती है। और ये हो गई, तीन किस्म हो गई इसकी संकर की, ठीक है ना। उसके बाद में एक और किस्म है वो है प्रताप मक्का, यानी कि मक्का प्रताप मक्का फर्स्ट। मक्का देखकर आप पहचान जाओगी मक्का की किस्म है प्रताप मक्का, प्रताप मक्का फर्स्ट। तो दोस्तों ये हो गई संकर किस्में। अब बात करेंगे इसकी संकुल किस्मों की। तो इसकी जो संकुल किस्में है वो है GM6, यानी गुड मॉर्निंग, GM6। तो 6 पाता है F, यानी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ठीक है। GM6 संकुल किस्में किसकी है, मक्का की। किसके, कैसे याद रखेंगे उसको, GM बोले तो गुड मॉर्निंग, F पाता है यानी 6 पाता है F से फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ठीक है ना। एक तो ये हो गई GM6। दूसरी किस्में है अपनी यानी माही कंचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माही कंचन। दूसरी है माही कंचन, माही कंचन। दोस्तों एक कंपटीशन की एग्जाम है उसमें भी पूछी जाती है कि माही कंचन किसकी वैरायटी है। तो माही कंचन किसकी है, आपसे कोई पूछे तो मक्का की वैरायटी है, ध्यान रख लेना इसको। ये कई बार कंपटीशनों में पूछी गई है कि मक्का किसकी वैरायटी है। तो ये मक्का किसकी, ये माही कंचन किसकी वैरायटी है, ये मक्का की वैरायटी है। अब बात करेंगे मध्यम या देरी से पकने वाली। दोस्तों इसमें एक बात और बताना भूल गया हम, शीघ्र पकने वाली, यानी शीघ्र कितने दिनों में पक जाती है, तो ये पक जाती है 80 से 100 दिन में पक जाती है, 80 से 100 दिन में पक जाती है, 80 से 100 दिन में। और ये कितने दिनों में पकती हैं, तो ये पकती हैं 100 से 120 दिन में पकती हैं, 100 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। तो इसमें अब बात करेंगे संकर किस्में कौन कौन सी हैं, संकर किस्में। ठीक है। हम बात कर रहे थे संकर किस्मों की। संकर किस्मों में मतलब कौन कौन सी किस्में आने वाली है संकर में, मध्यम या देरी से पकने वाली। तो इसमें आने वाली है एक तो यानी गंगा सफेद 2, गंगा सफेद 2 किस्में, गंगा सफेद 2। ठीक है ना। पहली किस्म कौन सी हो गई, गंगा सफेद 2। दूसरी होती है माही धवल, माही धवल। माही कंचन इधर की वैरायटी है। माही कंचन कैसी वैरायटी है, संकुल किस्म है, किसकी है, मक्का की किस्म है। माही धवल कैसी वैरायटी है, संकर वैरायटी है, किसकी है, ये है मक्का की वैरायटी है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है माही धवल और माही कंचन वैरायटी। ठीक है ना। उसके बाद में आती है मतलब कि एक और वैरायटी है गंगा 11, गंगा 11। ये भी मक्का की कैसी वैरायटी है, संकर वैरायटी है। अब बात कर ली जाए कंपोजिटिव वैरायटियों की। कंपोजिटिव मक्का, पहली है चंदन सफेद मक्का, सफेद मक्का। और एक होती है चंदन मक्का। कौन सी होती है, चंदन मक्का 1 और 3, चंदन मक्का 1
और 3, ये वैरायटी हो गई, ठीक है ना। चंदन मक्का 1 और चंदन में मक्का 3, यानी कि संकर वैरायटी 3 हो गई, और कंपोजिटिव वैरायटी यानी चंदन सफ़ेद मक्का और चंदन मक्का 1 और 3, ये वैरायटी हो गई कंपोजिटिव, ठीक है। तो ये वैरायटी है मक्का की। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन बीज दर। यानी कि बीज दर कितनी रखी जाएगी, यानी बीज दर और बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। बीजोपचार तो बीज दर कितनी रखेंगे, संकर की कितनी रखेंगे, संकर संकुल किस्मों की कितनी रखेंगे, और चारे वालों की कितनी रखेंगे, ठीक है ना। तो संकर की रखेंगे 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, और संकुल की रखेंगे 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, और चारे वाले की रखेंगे 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। इस तरह से मतलब कि इनकी जो वैरायटी है उनकी जो मतलब सीड रेट कितने लेंगे अपन, तो इस तरह से अपन लेने वाले हैं। अब बात की जाए दोस्तों कि बीजोपचार कैसे किया जाए, तो दोस्तों बीजोपचार करने के लिए 3 ग्राम जो थायरम होती है ना, थायरम में बीज को डालो और डाल करके निकाल लो, ठीक है ना। बीजोपचार कैसे करेंगे, 3 ग्राम थायरम का उपयोग करेंगे। 3 ग्राम थायरम में मतलब कि जो बीज है 1 किलो बीज 3 ग्राम थायरम में 1 केजी बीज 1 केजी बीज लेंगे, उसको निकाल लेंगे, उसमें डालने के बाद में निकाल लेंगे, तो ये आपका बीज उपचार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है, बीज दर और बीजोपचार हो गया। उसके बाद में बात करेंगे अपन बुआई। दोस्तों बुआई कब की जाएगी, इसकी बुआई का समय। तो बुआई का समय इसको तीनों सीजनों में बो दिया जाता है। एक तो होता है रबी में, दूसरा होता है खरीफ में, और तीसरा होता है जायद में। दोस्तों रबी में बोने के लिए इसे अक्टूबर नवंबर में बोएंगे। अक्टूबर OCT अक्टूबर से लेके NOV नवंबर तक में बोएंगे, और जो खरीफ है उसमें बोएंगे जून जुलाई में, JU जून से जुलाई में, और जायद में बोएंगे फरवरी FEB से फरवरी से लेकर के MA मार्च के बीच में इनको बो दिया जाएगा। यानी रबी के सीजन है तो अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, खरीफ का सीजन है तो जून से जुलाई में बोएंगे, और जायद का सीजन है तो फरवरी से मार्च में इन फसलों को बोया जाएगा। अब दोस्तों जो इसमें बोएंगे तो उसमें एक चीज़ अपन को याद रखनी है, यानी कतार से कतार की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाएगी। तो R इंटू P यानी कि रो इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखी जाएगी, 60 इंटू 25 रखी जाएगी। 60 इंटू 25 रखेंगे, क्या रखेंगे, 60 इंटू 25 रखेंगे। और जो बीज की गहराई है वो कितनी रखेंगे, 5 से 6 सेमी। बीज की गहराई कितनी रखेंगे, 5 से 6 सेमी रखी जाएगी। दोस्तों ये उसके बाद में करेंगे अपन उर्वरकों की बात। खाद एवं उर्वरक। दोस्तों खाद एवं उर्वरक देने के लिए 15 से 20 टन तो गोबर की खाद देंगे। 15 से FYM 15 से 20 टन, ठीक है ना। उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देंगे, तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा है 80 से 120 केजी 120 केजी प्रति हेक्टेयर है ये, ठीक है ना। उसके बाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी देंगे, तो दोस्तों फास्फोरस की मात्रा देंगे 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में पोटास की मात्रा कितनी देंगे, तो 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा देंगे। ये हो गए खाद एवं उर्वरक, ठीक है। खाद एवं उर्वरक हो गए। उसके बाद में अब करेंगे अपन सिंचाई भी देंगे, सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो सिंचाई करेंगे अपन। दोस्तों इसको 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। 3 सिंचाई कब की जाएगी, तो 3 सिंचाई की जाएंगी। एक तो प्रारंभिक अवस्था पर, दूसरी फूल बनने पर, और तीसरी की जाएगी दाना बनते समय। यानी कि 3 सिंचाई की जाएंगी। पहली तो एक तो प्रारंभिक अवस्था, दूसरी फूल बनने पर, और तीसरी सिंचाई कब की जाएगी, तो तीसरी सिंचाई की जाएगी इसमें दाना बनने पर।
दाना बनने पर। ये हो गई दोस्तों इसकी सिंचाइयाँ, यानी कि मक्का में 3 सिंचाई की जाएंगी। पहली सिंचाई प्रारंभिक अवस्था पर, दूसरी सिंचाई कब की जाएगी, फूल बनने पर, तीसरी सिंचाई कब की जाएगी, तो ये दाना बनने पर, यानी 3 सिंचाई इसमें की जाएंगी। अब बात करेंगे अंतरा कृषि, यानी अंतरा कृषि जो खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे वो इसी के अंदर किया जाता है, अंतरा कृषि। दोस्तों अंतरा कृषि में क्या करते हैं कि जो निराई गुड़ाई की जाती है, यानी खरपतवार को खड़ा जाता है। खरपतवार कहते हैं किसे, यानी कि जो फसल होती है ना उनमें अनावश्यक पौधे उग जाते हैं तो उनको कहा जाता है खरपतवार, ठीक है ना। तो मतलब खरपतवारों की निराई गुड़ाई करेंगे, तो निराई गुड़ाई करने के लिए यदि जो पहली निराई गुड़ाई की जाएगी तो वो की जाएगी 20 से 25 दिन पर की जाएगी, और दूसरी निराई गुड़ाई की जाएगी वो की जाएगी 35 से 45 दिन के अंतराल पर, 45 दिन के अंतराल पर की जाएगी, ठीक है ना। और यदि आप दवाई ना देना चाहते हो तो आपको दवाई देनी होगी, 500 ग्राम एड्राजिन देनी होगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 600 लीटर पानी में मिलाएंगे। और उस टाइम जो अंकुरण से पहले यानी बोने के 45 घंटे के अंदर अंदर आपको ये दवाई दे देनी है। कौन सी दवाई दोगे, यानी कि एड्राजिन देनी है। कितने ग्राम, 500 ग्राम एड्राजिन, एट्राजिन 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए। कितने लीटर, 600 लीटर पानी में मिलाओगे और इसको खेत में मतलब कि छिड़क दोगे, पूरे खेत में छिड़कना है इसको, ठीक है। कब छिड़कना है ये, तो ये बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर, बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर करना है, ठीक है ना। बुआई हो जाती है, अंकुरण होने से पहले पहले आपको ये दवाई लग जानी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन जो डिजीज कौन है, पादप संरक्षण। तो पादप संरक्षण में कौन कौन से आने वाले हैं, पादप संरक्षण, पादप संरक्षण। दोस्तों पादप संरक्षण में अपन क्या पढ़ेंगे, पहले तो कीट पढ़ते हैं। तो कीटों में क्या होती है, दीमक। क्या होती है, दीमक। एक होता है तनाछेदक। तो पहले बात करते हैं दीमक की। दीमक लग गई खेत में, दीमक। तो दीमक के पास अपन कॉल करेंगे, ठीक है, कि दीमक खेत से हट जा, नहीं तो ऐसी की तैसी कर देंगे तेरी, ठीक है ना। तो कॉल से मतलब क्लोरोपाइरीफॉस देंगे इसमें। कॉल से मतलब कॉल नहीं करनी है उसके पास में, कॉल से मतलब याद में क्लोरोपाइरीफॉस। तो क्लोरोपाइरीफॉस की मात्रा कितनी रखेंगे, 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्लोरोपाइरीफॉस की मात्रा रखी जाएगी। दीमक के पास में अपन ने कर दिया कॉल, यानी क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में दे देंगे, इसको छिड़काव कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाएगी तना छेदक, यानी कि तने में छेद कर दिया, गड़बड़ हो गई है तो तना छेदक। अब भैया तने में छेद हो गया, अब क्या किया जाए। तो दोस्तों जैसे बल्ब में छेद हो जाए, ये बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब है, बल्ब में छेद होता है तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो इसी तरह तना में छेद होगा तो तना भी फ्यूज हो जाएगा। तो इसे कार्बोफ्यूरॉन, यानी फ्यूज से फ्यूरॉन याद रखना अपन को। तो कितनी मात्रा देंगे, कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा कितनी दी जाएगी, तो कार्बोफ्यूरॉन की यानी 20 से 30 ग्राम मात्रा दी जाएगी इसमें, ठीक है ना। कितनी मात्रा, 20 से 30 ग्राम मात्रा इसमें दी जाएगी। 20 से 30 ग्राम मात्रा किसकी दी जाएगी, कार्बोफ्यूरॉन की, कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा, कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा, फ्यूरॉन की मात्रा इसमें दी जाए, किसमें, तनाछेदक में। दीमक के लिए, दीमक लग गई तो खेत में दीमक के पास कॉल करोगे, हट जा, नहीं तो तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो कॉल से मतलब क्लोरोपाइरीफॉस कितना देंगे, तो देंगे 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उसमें दवाई मिलाएंगे और दे देंगे। जिसके बाद में बात की जाए तनाछेदक, तो तनाछेदक के लिए यानी 20 से 30 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा दी जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों इसके रोग की, कि यानी इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो रोग की बात करेंगे, रोग। तो पहला रोग लगता है इसमें तुलासिता। तो तुलासिता से एक फील आ रहा है ना, तुलसी। तो तुलसी मतलब जो बचपन में अपन एग्जाम देने जाते थे तो जो तुलसी का पत्ता था ना उसको जीभ के नीचे रख के जाते थे, ठीक है ना। तो जीभ से जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, जीभ से इसके इलाज क्या करना है, तो जिंक कार्बोनेट। तुलासिता से तुलसी, और तुलसी का पत्ता कहाँ पर, जीभ के नीचे रखा जाता था, तो जिंक कार्बोनेट क्या दिया जाएगा, जिंक कार्बोनेट। तो दोस्तों जिंक कार्बोनेट की जो मात्रा दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, तो वो दी जाएगी 2 kg के हिसाब से, ठीक है, 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। पत्ती धब्बा, तो पत्ती धब्बा को मेन को जेब में रख के इसको कहाँ पर ले आना है,
इसको घर ले आना है या लैब में ले आना है मैनकोजेब, ठीक है। तो मैनकोजेब की कितनी मात्रा दी जाएगी, 2 kg दी जाएगी। पहली पेपर ने बता दिया 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाएगा। नेक्स्ट बीमारी आपकी तो वो है तना, यानी तना सड़न, यानी कि तना जो सड़ जाता है ना, एक स्मेल सी आने लग जाती है इसमें, तना सड़न, तना सड़न। अब दोस्तों तना सड़ रहा है, तुरंत स्टेप उठाना पड़ेगा, साइकिल उठाएंगे और तुरंत बाजार जाएंगे। तो स्टेप टू साइकिलिंग, साइकिल स्टेप टू यानी स्टेप से स्टेप और साइकिल से साइकिलिंग, स्टेप टू साइकिलिंग, टू साइकिलिंग, ठीक है। स्टेप टू साइक्लिन, तो दोस्तों स्टेप टू साइक्लिन की कितनी मात्रा दी जाएगी, तो स्टेप टू साइक्लिन की 15 ग्राम मात्रा दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 15 ग्राम मात्रा दी जाएगी, 15 ग्राम मात्रा देंगे और खेत में जो स्टेप टू साइक्लिन तनागड़न रोग है उससे छुटकारा पा लेंगे। अब इसकी बात करेंगे कटाई और मड़ाई की बात करेंगे, ठीक है ना, कटाई, ठीक है ना। तो दोस्तों कटाई कब की जाएगी इनकी, तो दोस्तों कटाई की जाएगी जो चारे वाली फसलें उन्हें जल्दी काटा जाएगा 60 से 65 दिन में। तो चारे वाली फसलों को काटेंगे, चारे वाली फसलों को काटेंगे 60 से और 65 दिन में काटेंगे, ठीक है। देसी इनको काटेंगे 75 से 80 दिन में काटा जाएगा। अब बात की जाए संकर किस्मों की, तो दोस्तों संकर या संकुल किस्मों को कब काटा जाएगा, तो इनको काटा जाएगा 90 से 115 दिन में। संकर या संकुल, संकर व संकुल किस्में, संकुल किस्मों को कब काटा जाएगा, तो ये काटा जाएगा यानी कि 115 दिन, 90 से 115 दिन के आसपास, 90 से 115 दिन के आसपास में इनको काटा जाएगा, ठीक है ना। काट लिया अपन ने, और इसमें जो नमी की मात्रा है वो चेक कर लेनी है पहले, 25% के आसपास में होगी तो इनको काट लेंगे अपन, यानी कि इससे जो कटाई की जाएगी उससे पहले देखना है कि नमी की मात्रा होनी चाहिए 25% होगी तो इनकी कटाई स्टार्ट कर दी जाएगी धड़ाधड़ से। और यानी चारे वाली फसलों को काटेंगे 60 से 65 दिन में, देसी को काटेंगे 75 से 80 दिन में, और संकर या संकुल किस्मों को काटेंगे 90 से 115 दिन के अंतराल पर काटेंगे। लेकिन इनको चेक कर लेना है कि इनमें नमी की मात्रा 25% हो तो इनको काट लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना हिल्ड, यानी कि अब इतनी मेहनत कर ली, ताम तुम कर लिया, उसके बाद में जो हिल्ड प्राप्त होती है, जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है, उपज प्राप्त होती है, वो कितनी प्राप्त होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। उपज, पहले उपज बात करेंगे संकर किस्मों की, फिर बात करेंगे संकुल किस्मों की, और फिर बात करेंगे अपन चारे वाली फसलों की, ठीक है ना। 50 इसमें लिख देते हैं 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इसमें होगा 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात की जाए तो चारे वाली फसलों से भी कितना प्राप्त होगा, तो चारे वाली फसलों से भी इतना ही प्राप्त होगा। चारा कितना प्राप्त होगा, तो चारा भी इतना ही प्राप्त होगा प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों से 30 से 40 यानी 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, संकुल किस्मों से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और चारे वाली से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन प्राप्त होता है। और दोस्तों एक अच्छी बात बताएं आपको कि यानी कि जो भुट्टे से दाने अलग करने के लिए जो सेलर, कौन सी मशीन आती है, सेलर, यानी भुट्टे से दाने अलग करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, वो सेलर मशीन है, सेलर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो मक्का है वो ख़त्म, दी एंड हो जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये कंटेंट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों दोस्तों से बोलें कि इस चैनल पे वीडियो देखें, आपके समझ आती है तो आशा करते हैं वीडियो समझ आ गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय जवान जय किसान, जय हिंद।